भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम आज से संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। संस्कृत अध्ययन में जो सहायक बातें हैं उसको हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। संस्कृत सबसे प्राचीन तथा वैज्ञानिक भाषा है। हम प्रारंभ से जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, इसको पता ही नहीं है, उनको सरलतम ढंग से उपाय से संस्कृत सिखाने का प्रयत्न करेंगे। जो पाणिनीय व्याकरण आदि है, अष्टाध्यायी, धातुपाठ आदि याद करके भी संस्कृत को पढ़ते हैं, वो थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन इसको सरल उपाय से हम सीखेंगे जो कि आरंभ से हम सीख सकते हैं। संस्कृत भाषा को जानने के लिए हमें पहले वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम पहले वर्ण का ज्ञान करेंगे। वर्णों के सामान्य परिचय करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रत्येक दिन आप लोग इस कक्षा में जुड़े रहे। धीरे धीरे प्रत्येक दिन आधा घंटा के आसपास यदि समय भी लगाते हैं तो आप संस्कृत अवश्य ही अच्छे प्रकार से सीख पाएंगे। वर्णमाला के अंतर्गत पहले वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो उन्हें स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब स्वर वर्ण होंगे। और स्वर वर्ण के भी दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये कम समय लगता है इसके उच्चारण में। और दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सब दीर्घ स्वर है। ये हो गया स्वर वर्ण। और दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ये ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनके साथ अ लगता है। व्यंजन वर्ण में अ लग जाता है, लगते हुए हम उच्चारण करते हैं। जैसे क हलंत है, फिर अ लग जाता है। ख हलंत अ, ग हलंत है, फिर अ लग जाता है। ऐसे व्यंजन वर्ण को हम समझेंगे। आगे है व्यंजन वर्ण के भी दो भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण दो होते हैं, एक है संयुक्ताक्षर व्यंजन, दूसरा है अनुनासिक व्यंजन। पहला है संयुक्ताक्षर व्यंजन, दूसरा है अनुनासिक व्यंजन। संयुक्ताक्षर व्यंजन की परिभाषा उसको हम देखते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन
कौन सा है? ये है श, त्र, ज्ञ, ये सब संयुक्ताक्षर व्यंजन हैं। जैसे इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम? श का प्रयोग करते हैं क्षेत्र, नक्षत्र, क्षमा। ये जो संयुक्ताक्षर वर्णन है, क्ष है, इसमें क आधा है और मूर्धन्य स हलंत है, फिर अ है, इसको भी हम देखेंगे आगे। और त्र, त्र का प्रयोग कैसे करते हैं? पवित्र, त्रिशूल। ऐसे ही ज्ञ, यज्ञ, विज्ञान। ये जो ज्ञ है, ज और य मिलके ज्ञ बनता है, लेकिन इसका हम शुद्ध उच्चारण अलग अलग प्रांतीय भाषा में प्रारंभ से हमको सिखाया नहीं गया, अथवा उस प्रकार से चली आ रही है परंपरा से, इसलिए वहां पर ज्ञ बोलते हैं। यज्ञ, विज्ञान, ज्ञ उच्चारण गलत है, ज्ञ उच्चारण शुद्ध है। और कुछ जगह पर ऐसे ज्ञ भी बोलते हैं, यज्ञ, विज्ञान, विज्ञान, ग और न उच्चारण करते हैं, वो भी गलत है। शुद्ध उच्चारण क्या है संस्कृत में? ज्ञ, ज और य मिलके ज्ञ बनता है। तो यज्ञ, विज्ञान, ऐसे शुद्ध उच्चारण हमें करना चाहिए। ऐसे ही ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान सही नहीं है, ज्ञान बोलना चाहिए। और एक है द्य, द्य, विद्या, गद्य, ऐसे संयुक्ताक्षर व्यंजन को हम समझे। आगे देखते हैं अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन किसे कहेंगे? इसका चिन्ह ये बिंदी है और यह मुख तथा नासिका दोनों से उच्चारित होता है। अनुनासिक व्यंजन जो है, जैसे वंस, पुंस, वन, तो यह पर मुख और नासिका से उच्चारित हो रहा है। तो ऐसे हमको यहाँ समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे व्यंजनों को देखते हैं। व्यंजन के अंतर और कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जो हम क, हलंत और अ मिलके क होता है, तो इसमें इसको हम अलग अलग करके जब व्यंजनों को देखेंगे तो कर्म, कर्म में क्या क्या शब्द है, क्या क्या वर्ण है? वर्ण है क हलंत, अ, र हलंत, म हलंत, फिर अ, ऐसे कर्म, ये शुद्ध उच्चारण है। यहाँ यदि हम कर्म बोल देंगे तो उच्चारण गलत हो जाएगा, सही उच्चारण नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? कर्म। कर रेप जो है पहले उच्चारण होगा, म बाद में, क्योंकि इसको जब अलग अलग हम करते हैं तो क और मिलके क हो गया, फिर र आधा आ रहा है, फिर आगे म आ रहा है, तो उच्चारण करते समय हम कैसे बोलेंगे? कर्म, ये शुद्ध उच्चारण होगा। ऐसे ही खरगोश, ख जमा अ, ख, तो खरगोश को अलग अलग करके देखते हैं। ख हलंत है, फिर अ है, र हलंत, अ, फिर ग हलंत, ओ, स हलंत है, फिर अ। तो ऐसे अलग अलग करके भी हमको समझना चाहिए कि इस शब्द के अंदर क्या क्या वर्ण है। ऐसे ही ग का उदाहरण, गर्म वस्त्र। गर्म वस्त्र में क्या है? ग आधा, फिर अ, फिर र आधा है, म हलंत, फिर अ, व हलंत, अ, स हलंत, र हलंत, फिर ये र हलंत है, फिर अ है। ऐसे ये अलग अलग है वर्णों का। ऐसे ही उदाहरण घ में, घमंड, घमंड, तो घ हलंत है, अ, म हलंत है, फिर अ, फिर ण हलंत है, ड हलंत है, फिर अ है। तो जब वर्णों का हम सही परिज्ञान करेंगे तब उच्चारण करते समय भी हम ठीक ठीक उच्चारण सही करेंगे। आगे स्वर और व्यंजन को और एक बार फिर से देखते हैं। इसमें तो स्वर को अच भी कहते हैं। व्याकरण में जब हम आगे संधि आदि का अभ्यास करेंगे तो वहां पर हमको ये समझ में आएगा, तो वहां पर अच आएगा। तो अच कहने पर भी ये अ से लेकर औ तक हम ग्रहण करेंगे। ऐसे ही स्वर की बात क्या है? व्यंजन, व्यंजन को हल भी कहते हैं। हिंदी में जब हम क से लेकर ह तक लिखेंगे सीधा ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन संस्कृत में थोड़ा अलग प्रकार से हमको समझना चाहिए। अलग प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, उसको देखेंगे तो वहां पर कवर्ग क, ख, ग, घ, ङ, इसको हम ग बोलेंगे, ड नहीं बोलेंगे।
ग का उच्चारण करेंगे मुख और नासिका से। ये जो अंतिम वर्ण है ना, ये सब मुख तथा नासिका से उच्चारण होते हैं, अनुनासिक वर्णों से कहते हैं। जैसे पहले आया था, तो कवर्ग के अंदर क, ख, ग, घ, ग आया। चवर्ग के अंदर च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ, ण। टवर्ग के अंदर त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। तो ये 5 वर्ग है। 5 वर्ग के अंदर 25 वर्ण आ गए। फिर व्यंजन के अंदर अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? य, र, ल, व। इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं? स, श, स, ह। इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। और ये जो स का उच्चारण है, यहाँ पर थोड़ा हम विशेष समझेंगे। इस स को तालव्य स कहते हैं, और इस स को मूर्धन्य स कहते हैं, और इसको दंत्य स कहते हैं। ये जो तालव्य, मूर्धन्य और दंत क्यों कहते हैं? तो एक पुस्तक है, ग्रंथ है, वर्ण उच्चारण शिक्षा। वहां पर उस पुस्तक में उच्चारण हम वर्णों का कैसे करेंगे वहां पर बताया गया है। तो ये तालव्य है, मुख के अंदर एक स्थान होता है, जीभ के ऊपर के भाग में, जो हम मुख के अंदर है उसको तालु कहते हैं। तो तालु से उच्चारण होने से इसको तालव्य स कहते हैं। और तालु से थोड़ा अंदर की ओर जाएंगे, कंठ की ओर, मुख के अंदर ही, तो उसको मूर्धा कहते हैं उस स्थान को। तो मूर्धा स्थान से उच्चारण होने से इसको मूर्धन्य स कहते हैं। और दांत से उच्चारण होता है इसलिए इसको दंत स कहते हैं। तो इनके उच्चारण को भी हमें समझना चाहिए। तो ये जो स उच्चारण करते हैं ना, च का उच्चारण जैसे होता है जिस स्थान का, ऐसे स, च, स। और ये जो मूर्धन्य श है, इसका किसके साथ है? ट के साथ। ट करते समय जीभ जहाँ पर स्पर्श होता है उसको मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धन्य स, और इसको केवल दांत से उच्चारण होता है तो इसको दंत्य स कहते हैं। तो हम सामान्य रूप से तो बोलते ही हैं, लेकिन विशेष इसको ध्यान देके उच्चारण करना चाहिए। तो तालव्य स का प्रयोग देखते हैं। शिवम, विशाल, शंकर, ये तालव्य स का प्रयोग है। ऐसे ही मूर्धन्य स का अष्ट, दोष, षष्ठ, कृषक, ये सब मूर्धन्य स है। दंत्य स समुद्र, आसन, सरिता, ये दंत्य स और ह। तो ये व्यंजनों का हम सामान्य परिचय किए। व्यंजन को हल भी कहते हैं, और व्यंजन के अंतर्गत ये सब हम देखे वर्णों को। आगे हम देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण कैसे करते हैं? तो अनुस्वार शब्द के अंत में अनुस्वार का प्रयोग। क हलंत है, अ, फिर अनुस्वार। अनुस्वार अपने आप में एक वर्ण है। तो जब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो वहां भी ध्यान देनी है कि कैसे उच्चारण करते हैं। तो क हलंत है, फिर अ, फिर अनुस्वार। तो क्या हो गया? कम। क के ऊपर बिंदी अनुस्वार का पहचान है। और इसका प्रयोग कैसे करते हैं? श्यामम, रामम, धनम। ऐसे ही क जमा आ, फिर अनुस्वार काम, रमाम, गीताम, कथाम। देखिए, स्वर का जब उच्चारण करते हैं अ केवल सामान्य बोलते हैं। जब आ का उच्चारण करते हैं ना, थोड़ा सा मुंह खोल के बोलते हैं, आ, काम, रमाम, तो फिर स्पष्ट हो जाता है। नहीं तो कई बार उच्चारण करते समय क बोल रहा है, कम बोल रहा है, अथवा काम बोल रहा है, समझ में नहीं आता। तो इसीलिए आ का जब उच्चारण करते हैं थोड़ा सा मुंह को खोल के उच्चारण करते हैं। काम, रमाम, गीताम, कथाम, ऐसे उच्चारण होता है। ऐसे ही क जमा छोटी, फिर अनुस्वार, किम, हरीम, गिरिम,
मतीम। आगे क जमा दीर्घ है बड़ी, फिर अनुस्वार कीम, नदीम, सखीम, लेखनीम, ऐसे उच्चारण करेंगे। आगे क जमा उ, कुम, करतुम, हरतुम, पठितुम। क जमा दीर्घ, फिर अनुस्वार कूम, बधूम, यवागूम, ब्रह्मबंधूम। तो ह्रस्व के उच्चारण के समय कम समय और दीर्घ के उच्चारण के समय थोड़ा सा अधिक समय लगता है, पहले हम यहाँ देखे थे। तो ये शब्द के अंत में उच्चारण अनुस्वार का किए हम। फिर देखते हैं शब्द के बीच में अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा। यहाँ पर है संस्कृतम, ये सब ऊपर आ रहा है संस्कृतम, और यहाँ संशयः, दंसकः, अंशुकः, मीमांसा। तो यहाँ जो क के बाद अ का अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, यहाँ पर म जैसा सुनाई दे रहा था, सुनाई देता है कम, काम अंत में, लेकिन यहाँ पर जब बोलते हैं ना तो न उच्चारण जैसा उच्चारण करेंगे। संस्कृतम, संशयः, दंसकः, अंशुकः, मीमांसा। तो मैं यहाँ बोला देखिए, मीमा दीर्घ है सब, मीमांसा, मीमांसा। तो उच्चारण के समय भी हमें विशेष ध्यान देना होता है। जितना हम ध्यान देंगे उतना अच्छे प्रकार से हम उच्चारण करेंगे और स्वयं को भी अच्छा लगेगा और सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए संस्कृत हमको आना चाहिए, और संस्कृत भाषा को जब हम पढ़ते हैं तो उसका ज्ञान करते हैं तो अच्छे प्रकार से फिर हम शास्त्रों को भी जान पाते हैं और स्वयं को भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए संस्कृत भाषा हमको अवश्य ही सीखना चाहिए, और अधिक समय भी ना हो, थोड़े भी समय यदि हम प्रत्येक दिन लगाएंगे, आधा घंटा के आसपास, जो इसमें पढ़ाया गया उसको आप लोग लिख लेंगे कापी में, फिर आवृत्ति कर लेंगे। जो हम पढ़ते हैं फिर उसको लिख लेते हैं कापी में, तो हमारी आवृत्ति हो जाती है। तो इसको देख के आप लोग लिख लेंगे और क्रम से फिर जुड़े रहेंगे, आगे से आगे कक्षाओं को भी हम पढ़ते रहेंगे। जो इसमें आपको समझ में नहीं आता है अथवा इसमें और कुछ आपको सुधार करने की अपेक्षा लग रही है और कुछ पूछना है तो हमसे संपर्क करें, और संपर्क करते हुए आप हमसे लाभ ले सकते हैं। तो प्रत्येक दिन आप लोग संस्कृत कक्षा को निरंतर रूप से पढ़ें। संस्कृत भाषा सबसे श्रेष्ठ भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, ऋषियों की, ईश्वर की द्वारा प्रदत्त भाषा है। तो हमें संस्कृत भाषा अवश्य ही सीखनी चाहिए। तो आज इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।